हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म फिलॉसफी। दोस्तों, हमने कल भी डिस्कस किया था बुद्धिज़्म फिलॉसफी के बारे में, जिसमें हमने कल उसका बैकग्राउंड या बुद्धिज़्म फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अलावा हमने 4 नोबल ट्रुथ्स, जिसको फोर नोबल ट्रुथ्स भी कहते हैं, ये भी हमने किया था। उसके बाद हमने 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म, ये भी हमने कल किया था। और आज जो हमें इसमें डिस्कस करना है, यह हमें डिस्कस करना है कि 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, यानी जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो ये बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, इसके 2 हिस्से हो गए थे, यानी ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। इसी के बारे में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि वो 2 पार्ट्स क्या थे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो यानी बुद्धिज़्म का वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको एजुकेशन पेपर 2 का एक लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका हमने यूनिट 1 ख़त्म किया है और यूनिट 2 हम उसमें पढ़ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अलावा हमने कल उसमें यूनिट फर्स्ट को रिवाइज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए थे, वो भी आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट वहाँ पर है। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो बुद्धिज़्म फिलॉसफी है, इसका जो प्रोपोनेंट है वो तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है। आपको पता है कि वो है लॉर्ड बुद्धा, या जिसको कहते हैं सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध। दोस्तों, उसकी जब डेथ हो गई थी, तब तक तो बुद्धिज़्म एक ही बुद्धिज़्म था, एक ही सेक्टर था। उसके बाद ये डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में, यानी 2 सेक्टर्स इसके बन गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रखें। इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं। तो फिलहाल ये तो हो गया कि ये डिवाइड हो गया था 2 सेक्टर्स में। उन सेक्टर्स का नाम क्या है ये आप याद रखिए। एक का नाम है महायाना, दूसरे का नाम है हिनायाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, महायाना, हिनायाना। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। जो हिनायाना टर्म है, हिनायाना टर्म, इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको हम कहते हैं लेसर व्हीकल। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, लेसर व्हीकल इसका दूसरा नाम है हिनायाना, यानी ये एक सेक्ट है बुद्धिज्म फिलॉसफी का। और दूसरा नाम इसी का है मोडेस्ट व्हीकल, यानी लेसर व्हीकल या मोडेस्ट व्हीकल हिनायाना। 3 नाम हैं एक सेक्ट के, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा सेक्ट है उसको हम बोलते हैं महायाना। पहले ही हमने कहा, इसको कहते हैं ग्रेटर व्हीकल। हिनायाना को क्या कहते हैं? लेसर व्हीकल। महायाना को कहते हैं ग्रेटर व्हीकल। सिंपल है, याद रहेगा। महा का मतलब है बड़ा, यानी ग्रेटर, महायाना यानी ग्रेटर व्हीकल। और दूसरा नाम इसी का है वास्ट व्हीकल। सिंपल टर्म्स है, याद रहेंगे, लेकिन याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आते हैं। इतना हो गया। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है और ये याद रखना है कि ये जो 2 सेक्टर्स हैं या 2 ये टर्म्स है या 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, कैसे वजूद में आ गए हैं। बुद्धिज्म फिलॉसफी में एक सूत्र है जिसको बोलते हैं प्राजना पारामिता सूत्रा। सूत्राजिक टेक्स्ट जो होते हैं उनको, होली टेक्स्ट, उसमें इन 2 सेक्ट्स का के बारे में कहा गया है। इसका मतलब क्या है? प्रश्न पारामिता सूत्र का क्या मतलब है? द परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्रास, यानी इनको बोलते हैं कि यह है परफेक्शन ऑफ विजडम, यानी इनमें मुकम्मल दानाई छुपी है, इन सूत्रास में, इन टेक्स्ट्स में, जो कि बुद्धिज्म की एक टेक्स्ट है। उनकी बहुत सारे सूत्रास है, ये भी एक है। तो इसी में इन 2 के बारे में आया है। नीचे इनको फिर से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे ये फर्क पता चले कि इन 2 के बीच में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये जो टेबल है यहाँ, इसको आप, इसमें 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोनों के। ये आप मान लो कि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। याद रख लो, नोट कर लो, ए बी से याद रख लो इनको। जो महायाना है, इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं। दे कंसिडर गौतम बुद्ध टू बी डिवाइन बीइंग हु विल हेल्प हिज फॉलोअर्स टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा क्या है? निर्वाणा मैंने पहले ही बताया आपको,
पिछले वीडियो में निर्वाणा का मतलब है, जिसे हमने पढ़ा था इससे पहले फिलॉसफी में, साल्वेशन, मुक्ति। बुद्धिज्म फिलॉसफी में निर्वाणा कहते हैं मुक्ति को, यानी जब इंसान इन परेशानी दुख से आज़ाद हो जाए उसको निर्वाणा हासिल होती है, मुक्ति हासिल होती है। तो यहाँ बात होती है कि जो महायाना फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म है वो क्या कहते थे, वो अपने जो गौतम बुद्ध है उसी को भगवान मान लो कि मानते हैं। वो उसको एक भगवान के रूप में मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि वही भगवान है, वही हमारा रखवाला है, वही हमें सब कुछ कर सकता है, हमें निर्वाणा दिला सकता है। इन शॉर्ट आप याद रखिए, जो महायाना है वो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वही भगवान के बराबर है, वही हमें सब कुछ दे सकता है, और यहाँ तक कि हमें निर्वाणा भी वही दे सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलते हैं हिनायाना में, पहला पॉइंट हम देखते हैं। हिनायाना क्या कहते थे, उनका मानना था कि जो वो कहते थे कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और उन्होंने निर्वाणा हासिल की है। उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेडिटेशन की है, और उन्होंने निर्वाणा हासिल किया है, यानी वो अपनी लाइफ में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन थे। ये मानना है हिनायाना फिलॉसफी का, यानी वो कोई भगवान नहीं थे, बल्कि उन्होंने मेहनत करके निर्वाणा यानी कामयाबी हासिल कर ली है। अगर हम भी मेहनत करेंगे, हम भी उसके रास्ते पर चलेंगे, तो हमें भी निर्वाणा हासिल हो सकता है। ये कहना है हिनायाना फिलॉसफी का। महायाना, पहले ही मैंने कहा कि महायाना का कॉन्सेप्ट क्या था कि गौतम बुद्ध ही भगवान थे। ठीक, तो इस लिहाज से दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो आइडल यानी वो मूर्ति पूजा पे यकीन करते थे, यानी वो एक तरह से मान लो कि वो अपने गौतम बुद्ध को ही पूजते हैं। ठीक, चलते हैं हम हिनायाना फिलॉसफी पर। हिनायाना फिलॉसफी का क्या कहता है, हिनायाना फिलॉसफी कहती है कि जो गौतम वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उन्होंने रास्ता निकाला है निर्वाणा के लिए। दे फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो कहते हैं कि उसको फॉलो करेंगे जो टीचिंग्स है बुद्धा की, जो उसने हमें बताया है, जो रास्ता उसने हमें सिखाया है, हम उस रास्ते पर चलेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो हमको भी निर्वाणा मिलेगी, हमको भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन वो उसको पूछते नहीं हैं। तो यह है हिनायाना फिलॉसफी। चलते हैं हम तीसरा पॉइंट महायाना फिलॉसफी में, द एम्फेसाइजेस द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। जो महायाना फिलॉसफी है वो कहते हैं कामयाबी अगर मिलेगी, साल्वेशन अगर मिलेगी या निर्वाणा अगर मिलेगी, तो वो एक ग्रुप को यानी सारे पूरे ग्रुप को मिलेगी। एक इंडिविजुअल पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश करेगी उसको नहीं मिलेगी, ये सारा ग्रुप है। ग्रुप अगर निर्वाणा मिलेगी, सारे सेक्ट को मिलेगी या सारे ग्रुप को मिलेगी, अकेले पर्सन को निर्वाणा नहीं मिलेगी। ये कहना है महायाना फिलॉसफी का। समस्थि का मतलब है ग्रुप। लेकिन जो हिनायाना फिलॉसफी है वो कहता है कि नहीं, अगर एक पर्सन भी फॉलो करेगा गौतम बुद्ध की पाथ को, गौतम बुद्ध की नक्शे कदम को, तो उसको निर्वाणा मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है, या एक पर्सन जो भी है वो अगर फॉलो करता है टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, उसको निर्वाणा मिल जाएगी। तो ये फ़र्क है महायाना और हिनायाना फिलॉसफी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो महायाना फिलॉसफी है उसके जो लिटरेचर या टेक्स्ट जो हम कहते हैं वो संस्कृत ज़बान में हैं, लेकिन जो हिनायाना फिलॉसफी है उसके जो टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स है, वो पाली लैंग्वेज में है। बुद्धिज़्म का जो एक्चुअल लिटरेचर है, एक्चुअल स्क्रिप्चर्स है, वो पाली लैंग्वेज में ही है, और हिनायाना ओरिजिनल को ही फॉलो करते हैं, तो उनका भी है पाली, लेकिन जो महायाना है संस्कृत। ठीक, तो ये थे मेन पॉइंट्स इन दो के बीच में। आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स थे आपको समझ में आया होगा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दो चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है कि जो दो टर्म्स, दो सेरेमोनीज बुद्धिज्म फिलॉसफी में बहुत मशहूर थे, उनको याद रखना है, ये क्वेश्चन उनके बारे में आता है। यानी बुद्धिज्म फिलॉसफी में दो सेरेमोनीज होती थी,
इम्पोर्टेंट सेरेमनीज होती थी, उनके बारे में हम जानेंगे। एक है पबाजा उसको बोलते हैं, याद रखिए ये टर्म। पबाजा एक सेरेमनी है, यानी एक रिवाज, रीतो रिवाज जिसको बोलते हैं, उनके फिलॉसफी में था। वो क्या था? पहले हम देखेंगे कि पाबाजा का मतलब क्या है। पाबाजा का मतलब है गोइंग आउट। याद रखिए, पाबाजा का मतलब है गोइंग आउट। इस सेरेमनी यानी इस जो रीति रिवाज ये है, इसके मुताबिक ये क्या होता था कि जो जब बच्चा 8 साल का होता था, तो उसको फिर एजुकेशन में शामिल किया जाता था। यानी उसको, जैसे हम स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, पुराने ज़माने में गुरुकुल्स में डालते थे, इसी तरह बुद्धिज़्म फिलॉसफी में भी जब 8 साल का बच्चा होता था, तो अब उसको एजुकेशन के फील्ड में जाना था, अब उसको एजुकेशन हासिल करनी थी। तो पहले जब 8 साल का बच्चा बराबर होता था, तो अब जो उसको एजुकेशन हासिल करनी थी, उस सेरेमनी को बोलते थे पाबाजा। इसमें क्या होता था? एक बच्चे को मोनास्ट्रीज में एडमिट किया जाता था। ठीक, तो पाबाजा का मतलब है कि जब एक बच्चा 8 साल का होता था, अब उसको मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब कि जो उनके रिलीजियस बिल्डिंग्स होती हैं बुद्धिज़्म फिलॉसफी की, उनको बोलते हैं मोनास्ट्री। जैसे टेंपल होते हैं, मुस्लिम्स को मस्जिद होता है, इसी तरह जहाँ वो अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं मोनास्ट्री। तो मोनास्ट्री में उनको एडमिशन जब लेना होता है, तो वहाँ पर एडमिशन जब लेता था वो 8 साल के बाद, तो उसको बोलते थे पाबाजा। इसमें क्या होता था, उसको क्या करना था इसमें? इसमें उस चाइल्ड को जो एडमिशन लेता था मोनास्ट्री में, उसको दुनिया से ताल्लुक़ हट जाता था। यानी ये इस तरह का स्कूल नहीं है जो आजकल के स्कूल है, सुबह स्कूल गए और शाम को वापस आए, नहीं। ये जो मोनास्ट्री है, इसमें जो एडमिशन लेता था, तो फिर उसको वहीं पे रहना होता था जब तक कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो घर वापस नहीं आ सकता था। तो इसीलिए जब इस बच्चे को उस मोनास्ट्री में जाना होता था पहले दिन, उस सेरेमनी को वो बोलते थे पाबाजा। इस दिन से उसको बाकी दुनिया से ताल्लुक़ कट जाता था, फैमिली से ताल्लुक़ कट जाता था, बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उससे ताल्लुक़ कट जाता था, और वो मोनास्ट्रीज़ में एडमिशन लेता था। तो इसी सेरेमनी को बोलते थे पाबाजा। इसमें एक और चीज़ ये भी थी कि उसके जो कपड़े थे घर के, वो उसको निकालने पड़ते थे, और उसको वहाँ ही एक वर्दी पहनी जाती थी, जो कि हर एक बच्चे को सेम कलर की होती है वर्दी। तो वहाँ पर उसको फिर रहना पड़ता था। इसको बोलते हैं पाबाजा। उसके बाद जो नेक्स्ट यानी दूसरा सेरेमनी थी, उसको बोलते हैं उपसंपदा। याद रखिए दोनों टर्म, उपसंपदा। पहले जो होती थी सेरेमनी यानी स्कूल के पहले दिन, उसको बोलते थे पाबाजा, और उसके बाद जो नेक्स्ट होती थी वो होती उपसंपदा। अब ये क्या है उपसंपदा, इसको भी हम देखते हैं। जब चाइल्ड, एक बच्चा मोनास्ट्री में एडमिशन लेता था, तो हो गया पाबाजा। तो फिर वो उसकी एजुकेशन कंटिन्यू रहती थी 12 साल तक। यानी 12 साल तक वो उस मोनास्ट्री में रहता था, वहीं पर एजुकेशन कंप्लीट करता था। जब उसकी एजुकेशन 12 साल तक कंप्लीट होती थी, उसके बाद एक और सेरेमनी आती थी, उसी को हम बोलते थे उपसंपदा। अब इस सेरेमनी में क्या होता था? इस सेरेमनी में ये होता था कि जो मोंक्स होते थे, यानी मोंक्स का मतलब है कि जो उनके जिस तरह के हिंदू में पंडित होते हैं, मुस्लिम में मौलवीज होते हैं, वहाँ के मोंक्स होते हैं बुद्धिज़्म फिलॉसफी में। तो जिसने 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट की होती थी, तब मोंक्स बुलाए जाते थे, एक मीटिंग बुलाई जाती थी उस मोनास्ट्री में, और वो वोटिंग देते थे। उसकी एजुकेशन को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर, बाकी चीज़ को देखकर उसको वोटिंग करते थे, क्या ये हमेशा यहाँ पर रहेगा, यानी क्या ये एज अ मोंक बन जाएगा यहाँ पर, यानी जो इसके फेवर में वोट्स आते थे, यानी अगर इसको ज़्यादा वोट्स आते थे, इसको मोक्ष बनाया जाता था। मोक्ष का मतलब है कि फिर उसको टोटली बाकी वर्ल्ड से ताल्लुक़ काट जाता था, बाकी रिलेशनशिप से ताल्लुक़ काट जाता था, तो फिर उसको हमेशा मोनास्ट्री पे रहना होता था। अब वो मोक्ष बनता था, और उसको अब बाकी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती थी। लेकिन जो मोक्ष नहीं बना था, तो वो वापस घर आता था, और फिर अपने घर वालों के साथ रहता था। तो इस सेरेमनी को, यदि जब
सारे मोक्स आते थे डिफरेंट सांगास से, तो उनको फिर वो इसको वोट्स प्रोवाइड इसको वोट्स देते थे, और एक चाइल्ड फुल फ्लैज्ड मेंबर बनता था उस मोनास्ट्री का, फिर उसे हमेशा के लिए वहीं रहना पड़ता था। तो फिर यानी उसका जो रिलेशनशिप होता था फैमिली और बाकी दुनिया से, वो एंड होता था इसी दिन। उसको बोलते हैं उपसंपदा। तो याद रखिए कि पाबाजा किस एज में होता था। 8 साल का जब बच्चा होता था तो क्या सेरेमनी होती थी? पाबाजा। जब 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट होती थी तब सेरेमनी होती थी, उसको बोलते हैं उपसंपदा। इसके बाद हमें पढ़ना है कि बुद्धिज्म फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या ताल्लुक है। बुद्धिज्म फिलॉसफी ने कैसे एजुकेशन देने को कही है, या कैसे एजुकेशन, किस टाइप की एजुकेशन होती थी, क्या एम्स थे, ये हम करेंगे डिस्कस अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।